let me quickly revise the rotor circuit. What we have learned so far, this was the equivalent circuit of the rotor. This was the stator part and this is the rotor part. In the rotor part, we have an induced EMF S, ER, and we have a rotor resistance RR, and the leakage reactance is S, XR. Okay, S is the slip. Now, we have to understand that this rotor resistance, if you will put in the impedance form, this will be ZR will be equal to R2 plus J X2. For our convenience purpose, we have modified this. And how we have modified it? By this formula that rotor current is given by SER RR plus JXR. We have divided the whole numerator and denominator by S, and we get E2 upon RR by S plus JXR. So your circuit will look like this: E2 with R2 by S and X2, and the rotor is short circuited. Is it clear? Further, what we have done in our previous class, that we have divided this R2 by S mathematically in two parts. One is R2 and another is R2 1 minus S upon S. If I multiply both the side by IR square, then we get three powers. Okay, the main power is this, that is IR square R2 upon S, which is called air gap power. This power is being fed from the stator to the rotor, but it's at present available in the air gap only. Okay, when it interact with the rotor, that it will be consumed in two forms. One is the losses, copper losses in the rotor circuit. पहले क्या होगा? कॉपर लॉस होगा, किसमें होगा? रोटर सर्किट में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा जो कितनी है? IR square R2 1 minus S upon S. This is called the mechanical power, which is being obtained by the rotor, and that will be fed to the shaft. And the shaft power will be obtained by subtracting friction and windage loss from the मैकेनिकल पावर. जो मैकेनिकल पावर ऑब्टेन हुई ना, इसमें से हम फ्रिक्शन और विंडेज लॉस माइनस करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगी? क्या होगी? नेट मैकेनिकल पावर. और वही हमारे आगे काम में आएगी, चाहे वो खेतों में पानी पिलाना हो, चाहे किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ग्राइंडिंग करनी हो, ठीक है, मिक्सिंग करनी हो, तो उसमें सारे में 3 फेज इंडक्शन मोटर काम में आएगी. अरे इज इट क्लियर और नॉट? देन आई हैव गिवन यू दैट दिस इंपेडेंस will be in this form, rotor impedance. ये सब हमने क्या किया? मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट किया. किसके लिए? आपको एक्सप्लेन करने के लिए अंदर क्या हो रहा है. इज इट क्लियर? अगर सिंपली आपको ये होता, सिंपली RR प्लस J R2 बाय S प्लस JXR होता, अब आप एक्सप्लेन कीजिए सब, तो आप कहते सर है ना, एक ये एयर गैप है, अब इस एयर गैप में सर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम. तो हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया कि जो एयर गैप पावर आ रही है ये दो प्रकार में यूज हो रही है. कैसे? रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर फॉर्म में. ठीक है. वास्तव में हमारा इंपीडेंस कितना है? एक्चुअली रोटर का इंपीडेंस ZR इंपीडेंस इज इक्वल टू R2 प्लस JX2. तो मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी हाउ मच? ZR विल बी इक्वल टू RR स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर. क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटर का इंपीडेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है? स्लिप पे. किस पे डिपेंडेंट है? स्लिप पे. स्टैंड स्टिल कंडीशन पे कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. एंड इफ समहाउ इंडक्शन मोटर रीचेस द सिंक्रोनस स्पीड, देन द इंपीडेंस विल बिकेम R. इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है. मतलब सारा का सारा हमारा जो भी है वो किसमें यूटिलाइज हो जाएगा? कॉपर लॉस में. किसमें यूटिलाइज जाएगा? अगर इंडक्शन मोटर उसने इंडक्शन सिंक्रोनस स्पीड रीच कर ली तो सारा का सारा जो पावर है वो किसमें खत्म हो जाएगा? कॉपर लॉस में. किसमें खत्म हो जाएगा? कॉपर. फिर हमें आउटपुट ही नहीं मिला, फिर मशीन का क्या काम? इज इट क्लियर? मशीन स्टैंड स्टिल हो जाएगी. S इज इक्वल टू 0 मींस व्हाट? सॉरी, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लग जाएगी. इज इट क्लियर? और सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर हमें नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं, सारा किसमें चला जाएगा? कॉपर लॉस में. अरे एक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. सो विद दिस मच बैकग्राउंड यू राइट डाउन वन न्यूमेरिकल. ओके, राइट डाउन. A 1000 volt
a 1000 volt 50 hertz So question is, a numerical is there, how much given? 1000 volt 50 hertz 3 phase induction motor has star connected stator. So देखिए, न्यूमेरिकल करने का पहला बेस्ट तरीका यह है कि जो डेटा आपको दिए हुए हैं उसको आप शुरू में लिखिए सारा. इज इट क्लियर? तो एवरीथिंग इज क्लियर. व्हाट इज it? Is a 3-phase induction motor, 1000 volt. Now what does this 1000 volt means? This is a line to line voltage. This is a line voltage. Mind it, if nothing is being mentioned either in a transformer, 3-phase transformer, 3-phase induction motor or 3-phase synchronous motor, it will always represent what? Line to line voltage. Is it clear? So it is a 3-phase. The stator winding is connected in star. Mind it, is very important in 3-phase connection. Two type of connections are available, either star or delta. So this star and delta will let you know, because what it let you know? ये आपको क्या बताएगा कि आगे आपको कैसे बढ़ना है. कैसे बढ़ना मतलब कि मैंने कह दिया कि ये 3-phase है, ठीक है, और ये बता दिया कितना है लाइन वोल्टेज. अब आपका एनालिसिस कैसे होगा? पर फेज एनालिसिस क्या होगा? ये एग्री करते हैं? मैंने पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि हम सारा एनालिसिस क्या करते हैं? एज्यूमिंग इट टू बी अ बैलेंस सिस्टम, वी ऑलवेज गो फॉर एनालिसिस ऑफ पर फेज. तो अब आपको इस वोल्टेज का, ये तो लाइन वोल्टेज हो गया आर और वाई के बीच में, वाई और बी के बीच में, बी और आर के बीच में, लेकिन मुझे पर फेज निकालना है. तो पर फेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? किस टाइप का कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन है तो पर फेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? लाइन डिवाइडेड बाय √3. और अगर डेल्टा है तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू. तो यहां ये क्लियर हो गया कि मुझे पर फेज वैल्यू, मेरा स्टार है तो पर फेज वैल्यू कितनी होगी? पर फेज वोल्टेज कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय √3. अरे समझ में आया कि नहीं आया? आप पूछोगे ये क्यों दे दिया बस ऐसे ही मजाक मजाक में. Is it clear? No, not this is not a mockery. This is a real to understand how to proceed. और क्या क्या दिया हुआ है? The ratio of stator to rotor turn is 3.6. What is given? Ratio of NS over NR is how much? ट्रांसफॉर्मर में नहीं होता है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी या सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी. अब देखिए, क्वेश्चन को इतना ढंग से समझना है. आप जैसे क्या लिखा? रेशियो ऑफ स्टेटर टू रोटर. इससे पहले क्या आ रहा है? बाद में क्या आ रहा है? रोटर. तो रेशियो क्या होगा? एनएस ओवर. ये के क्वेश्चन में दिया होता है द रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर इज दिस मच. तो पहले क्या आता? एनआर टू एनएस. इसलिए हम कहते हैं ना जल्दी, अरे ये तो क्वेश्चन नहीं कर दिया. हम ये मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते. ये क्वेश्चन मान लो मैंने आपको क्लास में करवाया, अब मैं इसका एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दे दिया, मैं क्या करूंगा? आपको उल्टा दे दूंगा. द रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर इज 1/3.6. अब आपको अरे एनएस ओवर एनआर इज इक्वल टू 1/3.6. सर ने बस उल्टा कर दिया, बाकी तो है. अभी आपने पढ़ा ही नहीं कि मैंने उसमें भी चेंज कर दिया. अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए द स्टैंड स्टिल इंपीडेंस ऑफ द रोटर पर फेज. अब देखिए फिर वापस क्या लिखा है? एक तो स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल का क्या मतलब हुआ? अब कंक्लूजन में निकालते रहिए साथ में. स्लिप इज इक्वल टू द स्टैंड स्टिल इंपीडेंस ऑफ द रोटर. स्टेटर का नहीं कह रहा हूं, किसका कह रहा हूं? रोटर का. और कौन सा है वो? स्टैंड स्टिल इंपीडेंस. क्या लिखा है? स्टैंड स्टिल इंपीडेंस ऑफ रोटर पर फेज.
This sign is of ohms. Do you agree? 0.2, 0.1 and that is ZR पर, ध्यान रखना टोटल नहीं दिया हुआ है, पर फेज। इसका मतलब हम सारी एनालिसिस क्या करेंगे? पर फेज। बात समझ में आई कि नहीं है? इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब इसको भी हैंडल करना, वो कब करेंगे? जब हम न्यूमेरिकल को आगे करेंगे, पहले डेटा तो लिखे। इज इट क्लियर? पर फेज इज दिस, कैलकुलेट फर्स्ट। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है लिखिए। IR at starting, that is rotor current at start, rotor current at start, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्ट, रोटर पावर फैक्टर एट द स्टार्टिंग, स्टार्ट मीन्स एट द स्टार्टिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन मतलब S इज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना, लिखा था ही नहीं है। स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया? NR इज इक्वल टू हाउ मच? 0। NR मीन्स 0, तो स्लिप कितनी हो गई? NS माइनस 0 अपॉन NS, NS डिवाइडेड बाय NS, इट कम्स आउट टू बी 1। तो ये इंप्लिसिट है, आपको कोई बताएगा नहीं एक्सप्लिसिट बाहर और स्लिप इतनी होगी। स्टार्ट मीन्स S इज इक्वल टू 1, राइट डाउन। थर्ड पॉइंट, रोटर करंट एट अ स्लिप ऑफ 3%, IR एट S is equal to 3%. Next, fourth important point, external resistance per phase in the rotor circuit, in the rotor circuit to limit starting rotor current to 200 ampere. समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट निकालने हैं। क्या लास्ट पॉइंट है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज इन द रोटर सर्किट टू लिमिट स्टार्टिंग रोटर करंट टू 200 एम्पियर। ठीक है, तो ये रोटर एम्पियर, स्टार्टिंग रोटर करंट टू 200 एम्पियर, ये 4 पॉइंट हमें निकालने हैं इन सब डेटा से। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब कुछ फेज दिया हुआ है, ठीक है, तो सब कुछ हम फेज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है? V लाइन टू लाइन इज इक्वल टू हाउ मच? 1000। V फेज विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय √3। बाय √3 because it is a star connected system. In a star connected system, everybody knows that in a star connected network, their V phase is equal to VL upon √3. Do you agree or not? अरे सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया? पता है कितना आया? ये है 577 पॉइंट क्या वोल्ट आ गया। इज इट क्लियर? ये किस साइड है? ये रोटर साइड है। सप्लाई कहां देते हैं? स्टेटर। दिस इज द फेज वोल्टेज ऑन द स्टेटर साइड। अब आपको सर रोटर साइड निकालना है, तो रोटर साइड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हमारा जो सेकंड डेटा क्या है? इंडक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बताया आपको? एक वर्ड बताया था कि इंडक्शन मोटर इज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर, इज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर। इज इट क्लियर? धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा कि अगर एस को मैं अगर 1 कर दूं तो वो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा जो हमारा एक ट्रांसफॉर्मर का था, बट इट इज एन शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफॉर्मर, इट इज एन शॉर्ट सर्किट ऑन द सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो ये रेशियो कितना दिया हुआ है? NS ओवर NR कितना दिया हुआ है? ठीक है, और हम टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं क्या होता है? NS ओवर NR इज नथिंग बट VS ओवर, डू यू एग्री? अरे ऐसा कैसा ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है
कि इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अरे है कि नहीं है? और ये कितना दिया हुआ है? 3.6। इज इट क्लियर? VS is given how much? We have already calculated how much? 577 point. Can you calculate NR? Sorry, can you calculate the so-called VR? What is this? Rotor EMF per phase. Now calculate it. How much it is? 160 point. Very good. 160.37 volt. Clear? You should always have scientific calculator with you, not mobile. ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको सभी के पास है, ये घर में सजाने के लिए नहीं है या हॉस्टल में संभालने के लिए नहीं है, ये आपको रोजाना लेकर आना है बैग में। इज इट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? मोबाइल के साथ आपके पास ये भी होना चाहिए, so that as I give you the numerical, you start using that scientific operator in the class, the scientific calculator in the class only. अगर आपने इसको ऑपरेट नहीं किया तो आप एग्जाम में आपके हाथ कांपेंगे, यार मैं कैसे करूं, साइन की वैल्यू कैसे निकालूं, कॉस की वैल्यू कैसे निकालूं। Is it clear? Very. So this is what VR, that is the rotor induced EMF per phase, and that also at what? This is same as ER. I can write down as a ER also. Here you can write ES over ER also. ER और जो मैं ER बता रहा हूं ना आपको, कहां बताया मैंने? ये है, आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था? रोटर करंट एट स्टार्ट। रोटर करंट एट, तो अब रोटर करंट का फॉर्मूला पता करो क्या होता है। Rotor current magnitude wise is phasally how it is given? Phasally I2 phasor is, oh sorry, IR phasor is nothing but E2 or sorry ER divided by or SER RR plus J X. Do you agree? Everybody agrees or not? ये देखिए, ये यहां से ये कितना था? SER, ये RR प्लस एक्स हो गया। ये सर्किट सिंपल है। कुछ ऑफ वोल्टेज लो क्लियर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? Do you agree? Do you agree? If I am interested in magnitude, will it be the situation? अरे होगा क्या नहीं होगा? ठीक है। अब आपके स्टार्टिंग पे पूछा है, स्टार्टिंग में S कितना होता है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। ER कितना दिया हुआ है? 160.37। RR और XR दिया हुआ है? दिया हुआ है? कितना है? कितना है बोलो? RR is given how much? 0.01 whole square plus how much? 0. अब कोई पूछेगा सर वो S क्या हुआ? अभी भी ऐसे मारती होंगे जो पहली बार आए, वो पूछेंगे सर S क्या, कहां क्या हुआ? मैंने कहां पूछा है इसको? स्टैंड स्टिल पे। स्टैंड स्टिल पे S कितना होता है? 1, तो कोई जरूरत नहीं। अब आप पूछोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर की क्या यूज है? सर हमारा ब्रेन है ना, तो करो इसको, कर लो, इतना ब्रेन हो तो बता दो इसका आंसर है।
अभी प्रश्न उठ रहे थे ना कि साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें क्यों मंगाया जा रहा है, सर फालतू में खर्चा, कोई सर का कोई एजेंट होगा, सर एजेंट के रूप में काम कर रहे होंगे तो सर को कमीशन मिल रहा होगा, है नहीं, ये इसलिए ये आपको इसको पहले स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, फिर उसका इनवर्स करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 160.37। आपके पास अगर इतना ब्रेन है कि आप मेंटली कैलकुलेशन करके कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि इतने प्रतिभावान छात्र छात्राएं मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ब्रेन से कर लेते हैं सारी चीजें। आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता है। बताइए कितना आएगा आंसर, कितना आया? नहीं ये गलत है भाई। अच्छा ठीक है, 800। फिर एक मिस्टेक, क्या मिस्टेक कर रहे हैं कोई बता सकता है? यस, एम्पियर। डोंट ट्राई टू फॉरगेट द यूनिट। अच्छा ये कौन सा करंट है, लाइन करंट है या फेज करंट है? दिस इज अ, बिकॉज वी आर डूइंग और एनालिसिस पर फेज। आपका रिएक्टेंस जो इंपीडेंस था वो भी पर फेज था क्वेश्चन में, ये भी क्या था, पर फेज, तो ये क्या आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या पूछा है? रोटर, अब रोटर पावर फैक्टर, ओके अभी बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंपीडेंस क्या है रोटर का, अगेन रिपीट इट। अरे इन जनरल RR plus J. Now how will you define power factor in general? In circuit theory you have learned it. आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा है, पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? हैं? Yes, yes, you are correct. Cos phi is defined mathematically R by. Do you agree or not? However, the definition I have already explained you in the circuit theory class, that power factor is defined as the ratio of active power to that of the total power. Active power to that of the total power. And now we know that what is active power? VI cos phi. And what is total power? VI will cancel and it comes out to be cos phi. Later on mathematically we have proved that this cos phi is also equal to R by J. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर फैक्टर किस पे डिपेंड रहता है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कंप्यूटर एग्जाम का। द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट डिपेंड्स अपॉन on rotor resistance and impedance, that is on the circuit parameters, not on voltage, not on current. It depends upon circuit parameters. What is resistance is also circuit parameter and Z also consists of circuit parameters, so it depends upon circuit parameters rather than voltage on current. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपकी डिग्री किस पे मायने करेगी कि आपके भीतर सर्किट पैरामीटर कैसे हैं, मेहनत करने की शक्ति है, सिंसियरिटी है, रेगुलरिटी है, डेडिकेशन टूवर्ड वर्क है, पंक्चुअलिटी है, क्लास में आ रहे हैं, लैबों में आ रहे हैं, अटेंडेंस सही है, रोजाना होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, वापस पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड है। ये इस पे डिपेंड नहीं है कि पढ़ाने वाला कौन है, मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं या कितने बुरा पढ़ा लूं, अगर आप में पढ़ने की शक्ति नहीं है तो यू कांट। इज इट क्लियर? सर्किट पैरामीटर ही अगर डिफेक्टिव है, इज इट क्लियर? पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, इज इट क्लियर? तो चाहे आईआईटी का प्रोफेसर भी यहां आ जाए, यू कांट सक्सीड इन लाइफ, यू कांट गेट अ गुड डिग्री। इज इट क्लियर? आपको आउटपुट कैसा चाहिए? पहले आपने सर्किट पैरामीटर बढ़िया होंगे, रेजिस्टर कम होगा, इंडक्टेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटर भी ज्यादा होगा, तो लॉसेस कम होंगे, ठीक है, स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, इज इट क्लियर? इंड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये वोल्टेज आएगा, ये मास्टर रूपी वोल्टेज जब लगाया जाएगा तो एक शानदार करंट
फ्लो होगा आउटकम के रूप में, डिग्री में, रिजल्ट के रूप में। अब रेजिस्टेंस ही टूटा है, शॉर्ट ओपन सर्किट है, तो कितना ही वोल्टेज लगाओ क्या करंट बहेगा? है कैपेसिटर ही डिफेक्टिव है तो ज्ञान कैसे इकट्ठा होगा, स्टोरेज कैसे होगा? और इंडक्टर रेजिस्टेंस सही है, कैपेसिटेंस सही है, इंडक्टर खराब है तो एग्जाम में लिखोगे का इंड्यूस कैसे करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीनों सर्किट पैरामीटर आपके शरीर में भी है। इज इट क्लियर? तो इन सर्किट पैरामीटर को दुरुस्त करें, अपनी समझे कहां रजिस्टर में कहां डिफेक्ट आ रहा है, रजिस्टर ज्यादा क्यों हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है? मोबाइल, मोबाइल में सोशल मीडिया। इज इट क्लियर? ठीक है, मोबाइल का यूज करो, मेरे लेक्चर सुनो। यू गॉट माय पॉइंट? खैर हम आते हैं यहां पर, तो cos फाई ये हो गया। अब हमें किसका निकालना है? पावर फैक्टर एट द स्टार्ट में ये हो जाएगा RR, और Z कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज? RR स्क्वायर प्लस S तो 1 हो गया। अरे निकाल सकते हो, बस वैल्यू पेश कीजिए। RR कितना है? 0.01 डिवाइडेड बाय सेम 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी हाउ मच? 0.045. Is it coming like this? Now still a mistake. यूनिटलेस तो है, मैं मान गया, लेकिन पावर फैक्टर के साथ एक चीज और लगती है, लैगिंग है या लीडिंग है। अब ये बताइए कि लैगिंग है या लीडिंग है? हैं? लैगिंग। क्यों लैगिंग है? यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस दिस पावर फैक्टर विल बी, तो आप साथ में लिखेंगे 0.05 लैगिंग। अगर मान लो किसी सर्किट में, हालांकि सारी इंडक्शन मशीन है, किसी सर्किट में कैपेसिटिव होता तो हम क्या लिखते हैं यहां पर? लीडिंग। अरे समझ में आया क्या? अब किसी में कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों होता, रेजिस्टर भी होता, कैपेसिटिव भी और इंडक्टिव, फिर क्या लिखते हैं? नेट क्या आ रहा है? अगर R प्लस JX आ रहा है तो लैगिंग, R माइनस JX आ रहा है तो लीडिंग। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? रोटर करंट एट स्लिप ऑफ 3%। रोटर करंट एट स्लिप ऑफ 3%। अब कैसे करेंगे इसको? पहले वही रोटर करंट का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड वाइज कितना है? S ER अपॉन RR स्क्वायर प्लस डू यू एग्री? ये टिप्स में होने चाहिए फॉर्मूले। इज इट क्लियर? और भूलने की, अगर भूल गए इसका मतलब कंसेप्ट गया। वेरी क्लियर। एक SER होता है, एक R2 होता है, और ऐसे और बाकी शॉर्ट सर्किट होता है। फॉर्मूला SER अपॉन RR प्लस JXER, और मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा? स्लिप एट, स्लिप कितनी दी हुई है? मींस 0.03। कैसे आया ये? 3/100। इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में तो कितना है? 0.03 आ गया। इज इट क्लियर? अब यहां प्लेस करो वैल्यू, 0.03 मल्टीप्लाई बाय कितना? ER कितना स्टैंड स्टिल का? 160.37 डिवाइडेड बाय 0.01 होल स्क्वायर प्लस 0.2। रुको अभी, also to be multiplied by S also, because now it is asking at slip 0.03 whole square. Now calculate it. अब आप कहोगे सर ब्रेन है, हम तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, कहाँ जरूरत है साइंटिफिक कैलकुलेटर की? ये न्यूमेरिकल आएंगे और साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हुआ तो ऐसे ही आप मुसीबत में फंस जाएंगे। इज इट क्लियर? सो व्हेन यू कैलकुलेट इट, हाउ मच इट इज कमिंग?
आधा आंसर एम्पियर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या पूछा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज इन द रोटर सर्किट टू लिमिट स्टार्टिंग रोटर करंट टू 200 एम्पियर। ठीक है, रोटर करंट वैसे कितना आया आपके स्टैंड स्टिल पे? अभी कैलकुलेट किया था ना, कितना आया? 400 समथिंग आया था, 800.85 एम्पियर। अब आप देखो इतना हाई करंट फ्लो हो रहा है, इसको हमें लिमिट करना है। क्या करना है? लिमिट करना है। तो किसी भी करंट को लिमिट करना कैसे कर सकते हैं हम? उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाए? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो। इज इट क्लियर? ये हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में लगा सकते हैं। स्लिप रिंग, अभी आपको ये नहीं पता है कौन सी मशीन है, सिर्फ पता है ये 3 फेज इंडक्शन मशीन है। ये स्क्विरल केज भी हो सकती है और स्लिप रिंग भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से। इज इट क्लियर? तो अब इसको कैसे करना है, इसको भी हम करते हैं। देखो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब रोटर रेजिस्टेंस कितना था? आर डैश, नहीं आर था, ठीक है। अब आर ना रह के उसमें कुछ एक्सटर्नल जोड़ गया तो वो कुछ आर डैश हो गया। तो आर डैश कितना होगा समझिए एक बार, आर प्लस आर एक्सटर्नल। अरे होगा? डू यू एग्री और नॉट? इज इट क्लियर? तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मालूम है कितनी है? 0.01 ओम। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये दी हुई क्वेश्चन में हमें ये निकालनी है। कैसे निकालेंगे? करंट दिया हुआ है, कितना करंट करना है? 200 एम्पियर। फॉर्मूला हमारा करंट का क्या होता है मैग्नीट्यूड वाइज? एस ई आर। अब एस कितना होगा अगेन? 1। क्यों? क्योंकि ये करंट हमें कब लिमिट करना है? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या हो गया? 1। तो सिंपली क्या हो गया? ई आर अपॉन आर आर डैश होल स्क्वायर प्लस एस। एस अगेन क्या हो गया? 1 एक्स आर होल स्क्वायर। आर आर ई आर कितना दिया हुआ स्टैंड स्टिल? अभी निकाला था ना आपने, 160 पॉइंट डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, अभी इसको आर आर डैश ही कीजिए, प्लस एक्स आर कितना दिया हुआ है? 0.2 होल स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? कितना लिमिट करना है? 200 एम्पियर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब फिर आप अगर ब्रेन है तो सॉल्व कीजिए ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और वरना ये जैसे सनाडी लेकर आया है साइंटिफिक कैलकुलेटर, इससे सॉल्व कीजिए। तो एक छोटी सी चीज, साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना आपको आया हुआ न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। आपको आता सब कुछ है और ये अभी कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन में अगर आप मैनुअली करने बैठ गए, ठीक है, तो गया 1 घंटा। इसलिए आपको क्या सहायता दी गई है? कितना आ रहा है ये? सर कैलकुलेटर होता तो भाई भी बता देते अभी तक। आर आर डैश कम्स आउट टू बी, नो नॉट 0.6, 0.8728 ohm. Is it clear? So can you calculate now R external? R external will be equal to nothing but RR dash minus R, that is 0.8728 minus how much? 0.01. कितना आ रहा है ये? 0.8628. What will be the unit? छोटा सा कंसेप्ट था कि SER प्रोड्यूस हुआ और ये रोटर सर्किट बना। उसके ऊपर देखिए 4 क्वेश्चन आपको
बन गए। आप सोचते होंगे यार इसमें क्या क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल से हमारा चूंकि माइंड, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके जनरली दिमाग मैथमेटिकल, किसी चीज को जस्टिफाइड करो किससे, मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल से, ये न्यूमेरिकल ने जस्टिफाइड कर दिया कि क्यों हमने ये एस E2 निकाला, ER निकाला, क्यों R2 निकाला, क्यों SX2 निकाला, और इसका कैसे हमने प्रयोग करके ये सर्किट को सॉल्व किया। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है। सो थ्रू दिस न्यूमेरिकल वी आर जस्ट व्हाट वी हैव डन, we have understood the circuitry behavior of the rotor circuit, how it behaves during standstill condition, how it behaves at the slippery condition, and how we can insert an external resistance in it. Okay, it is clear? Any doubt in this? So should I stop here? Any doubt, difficulty? Okay, in the next class we will talk about some torque equation. From the same formulas we will develop torque, and then we will draw the torque